ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार डिमार्केशन देख लेते हैं कि हम लोग को कैसे कैसे क्या पढ़ना है। अभी से लेके हम लोग का एग्जाम तक 3 महीने का टाइम है। CM2 का रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 2 टर्म्स हैज बीन वेरी नाइस। ठीक है, लाइक हमने हमारा कराने का पूरा पैटर्न चेंज किया। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, CM2 इज नॉट अ प्रैक्टिकल पेपर बट इट्स अ थ्योरेटिकल पेपर। माने उसमें आपका, अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है ना ऑनलाइन में सबको, माने उसमें अगर समझो कि 100 नंबर का पेपर है तो यू कैन एक्सपेक्ट 65 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन कि वाई अमेरिकन शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड अर्ली। ठीक है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन, माने ऐसा एक्सप्लेनेटरी टाइप का। फॉर एग्जांपल वो लोग आपसे पूछेंगे वाई अ लो गामा इज प्रेफरेबल। ठीक है, वो लोग आपसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मांगेंगे, मतलब नंबर्स आपको कम देखने को मिलेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मान लो एक 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, नाउ तो 35 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है एक तरफ तो ये हो गया, बाकी अपने को इस पे ज्यादा करके ध्यान देना है। क्योंकि तुम लोग ये सोचेगा कि पहले का जो पेपर है, मतलब 2015 के पहले का जो पेपर है, 2000 कोविड के पहले 18 ये सब में देखिएगा बहुत ज्यादा नंबर्स। मैथ नहीं है ना, रिवीजन और दे दे, कुछ भी दे दे। माने तुम लोग ये देखिए कोई भी 2018-17 ऐसे में ना बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड पेपर था, जैसे रन ऑफ है, रूइन थ्योरी खास करके। ठीक है ना, वो उतना ज्यादा हार्ड स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। अभी जैसे वो लोग क्या पूछते हैं कि इतना सरप्लस था और अगर 2 क्लेम आया, 3 गर्म है ना, 2 क्लेम आया, 3 क्लेम आया, तो फिर वो कंपनी रूइन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा करके ध्यान देना, मतलब टॉकिंग अबाउट 2019 से जो पेपर्स आ रहे हैं इस पे अपने को ज्यादा करके ध्यान देना है। आईएआई का भी जो रीसेंट टर्म्स का जो पेपर्स है, ठीक है, आईएआई का जो रीसेंट टर्म्स का पेपर है इस पे ज्यादा करके ध्यान दो। अब जैसे क्या है, CM2 में से कोई कोई टॉपिक हट भी गया है। CM2 में तुम्हारा, अब जैसे तुम देखो, हम तुम लोग को एक बेसिक अगर टारगेट दे तो वीक 1 में हम लोग अभी जैसे आज चैप्टर्स 1 2 3, मैंने पहला 3 चैप्टर, क्योंकि थर्ड चैप्टर इज अगेन रिमूव्ड। ठीक है, तो पहला 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे। दूसरा वीक में हम लोग पोर्टफोलियो, ठीक है, फिर उसके बाद वाले वीक में हम लोग करेंगे ब्राउनियन। ठीक है, फिर हम लोग डेरिवेटिव्स पे स्पेंड करेंगे टाइम, डेरिवेटिव्स पे ×2, मतलब 4 और 5 हम लोग डेरिवेटिव्स पे स्पेंड करेंगे। ठीक है, ब्लैक स्कोल्स में भी जैसे आपका ब्लैक स्कोल्स में वो लोग आपसे एक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिग्मा वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन है। नाउ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू इन ब्लैक स्कोल्स इज कि वो लोग ब्लैक स्कोल्स का जो फॉर्मूला है, जैसे ST5D1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ K5D2 वो जो है उसको लोग ब्रेक कर देंगे, उसको लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ देंगे, मतलब कि फर्स्ट पार्ट अलग एंड सेकंड पार्ट अलग। ऐसा क्वेश्चन है, रिवीजन नोट में मैं मार्किंग करा दूंगा, और आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें ऑलरेडी बोला कराया हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ये वाला हो गया। उसके बाद जो 5 स्टेप प्रूफ है ना, उससे जो क्वेश्चन आ सकता है वो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मतलब या तो आपके इंस्टीट्यूट के मैट का बैक क्वेश्चन आएगा या फिर रिविजन नोट, बट देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। मैंने उससे आएगा तो भी 5-10 नंबर का आएगा। कोई एक स्टेप वो लोग 5 स्टेप प्रूफ में वो लोग आपको ये बोल सकते हैं कि 4th स्टेप को दिखाओ प्रूफ करके, और ये सब मेन जो है इसमें आपका जहां स्कोरिंग, जैसे वीक 4 और 5 आप इस पे स्पेंड कर सकते हो, वीक 6 आप स्पेंड कर सकते हो ब्लैक स्कोर्स एंड 5 स्टेप वाले में। ठीक है, एंड वीक 7 आप स्पेंड करो, आई विल सजेस्ट वीक 7 आप स्पेंड करो मर्टन मॉडल में। जैसे बेसिकली मर्टन मॉडल हो गया, टर्म स्ट्रक्चर हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका जो दो 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 चैप्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड ये सब तो ठीक है, बट एक जो टॉपिक है जैसे आपका, वो आप बाद में भी कर सकते हो, वो आप यहां पर पहले भी कर सकते हो। तो रन ऑफ एंड रूइन, ये जो है रन ऑफ एंड रूइन थ्योरी, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इससे आप समझ लो 25%, मतलब 200 नंबर में आप 50 नंबर इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो टोटल में, रन ऑफ एंड रूइन थ्योरी से। ठीक है, रन ऑफ अगर पेपर ए में नहीं आएगा तो पेपर में पक्का आएगा, एंड सेम गोज फॉर रूइन थ्योरी, ये तो दोनों में आता है आजकल। ठीक है ना, तो ये दोनों को लाया गया है ताकि इससे क्वेश्चन वो लोग भर भर के पूछे। ठीक है ना, तो ये दोनों को एकदम अच्छे से कर लेना, मतलब ये दोनों, मैंने पास होने का स्ट्रैटेजी एकदम सामने दिख रहा है। मतलब जनवरी का जो महीना है, फरवरी का जो महीना है, उसको हम लोग कैसे एलोकेट कर सकते हैं, वो ये है कि आपको ये वाला टॉपिक में आप एक भी नंबर लूज नहीं कर सकते हो ना। ब्राउनियन बिकम्स वेरी इजी,
जब आप ये सारे टॉपिक्स का लेक्चर्स देखते हो तो ब्राउनियन बिकम्स एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों को आप एकदम मिस आउट नहीं कर सकते। यहीं पर आपका मेरे को 70 नंबर दिख रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स आपको मैंने इतने डेप्थ में कराया, बट स्टिल बहुत लोग का हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। बट CM2 का पेपर में फेल इज नॉट, मतलब मैं नहीं जानता कि फेल कैसे होता है CM2 में। जो लास्ट 2019 से पेपर्स है वो मेरा यूट्यूब पे भी करा के डाला हुआ है, उसको करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से तुम लोग मिनिमम 5 आवर्स स्टडी करो, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है ना, ट्रस्ट मी, अभी भी हमारे पास में 10 से 20 लोग ऐसे हैं, मेरे को नंबर्स नहीं पता है, जो लोग का सिर्फ CM2 अटका हुआ है। मैंने फॉर क्वालिफिकेशन आई एम टेलिंग यू, दे वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 10 years, 5 years, 6 years, 8 years, बट वो लोग का सिर्फ CM2 अटका हुआ है। क्यों बताऊं? क्योंकि वो लोग ने जब दिया था तब CT8 दिया था, पेपर भी नहीं था। बट आपका एडवांटेज क्या है कि आपको पेपर भी ऑलरेडी आता है CM1 से, ठीक है। एंड अभी आपका फ्रेश माइंड है, बट वो लोग का क्या है, लाइफ में होगा दिमाग, GI में होगा, पेंशन में होगा, तो फाइनेंस उतना नहीं समझता है, ठीक है ना। तो ये इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है CM2 को क्लियर करने का। खास करके मैं बताऊं तो अभी जो CM2 के लेवल पे 3 पेपर ऐसा, CS2, CM2 एंड CP1, ये 3 पेपर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे। एंड ये 3 पेपर्स के अलावा अभी दिमाग में और कुछ चलना भी नहीं चाहिए। इफ यू हैव टेकन अ स्मॉलर पेपर, you feel you can give, then you give, or else you don't give, no problem. But CM2 you cannot afford to miss in April 25, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आई नो मृदुल इज एक्सीलेंट, तो उसका वीकेंड वाला क्लास तुम नहीं अटेंड करे, वो तुम्हारा नुकसान है, ठीक है ना। द वे ही विल टीच यू एक्सेल, द वे ही कैन टीच यू दिस टॉपिक्स, ही इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मी। मतलब बहुत, मैंने उसका क्लास पर्सनली देखा है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके चीजों को कराता है। तो उसका वीकेंड वाला क्लास अटेंड करना, मैम का तभी ठीक नहीं था, तो मैम का भी जो ऑफलाइन जो क्लास होगा वो सब अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अभी इसमें क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग को रिवीजन कराएंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, आप लोग को रिवीजन कराएंगे, और कोई भी डाउट अगर है तो वो डाउट तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके, बट ट्रस्ट मी, मतलब मैं जब कराऊंगा रिवीजन तो मैं तुम लोगों को कुछ कुछ बताते भी जाऊंगा कि कहां कहां से जो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जब भी रिवीजन करते हो ना, आप ये सोचते हो मैं एकदम अच्छे से रिवीजन करूंगा या फिर करूंगा, तो उसमें क्या होता है, आप लोग ये वाले टॉपिक में 3 हफ्ता स्पेंड कर देते हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि भाई वेटेज क्या है। वेटेज ये बोलता है कि ये सारे जो 8 ब्रॉड हेड्स है, इसमें 8 हफ्ता स्पेंड करना है, मतलब हर वीक। अब जैसे इसमें आपको कम टाइम लगेगा, इसका जो पेपर ए पार्ट है ये आपको करने में लगेगा 2 दिन, पेपर बी वाला पार्ट करने में लगेगा 2 दिन, तो यू कैन सेव सम टाइम हियर। ये जो आपका टाइम सेव हुआ, आप इसमें रन ऑफ कर लो, क्योंकि रन ऑफ आपको 1 दिन पेपर है, 1 दिन पेपर बी दे लो। तो रन ऑफ, अब जैसे रन ऑफ का क्या है ना, रन ऑफ में हम लोग का और एक जो बॉटल नेक जो आता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो ये है कि हम लोग जब रन ऑफ रूइन ये सब करते हैं, हम लोग खाली क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखने से नहीं होगा, आपको पूरा एंड तक उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आप स्टक हो जाओगे, एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और आपको नया टाइप का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। द एरियाज हाईली टेस्टेबल इन न्यू एरियाज, वो लोग क्या बना के दे सकते हैं, वो लोग SP5 से दे सकते हैं। जैसे मान लो वो लोग आपको ऑप्शन का ग्राफ देगा, जो मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से कराया, ऑप्शन का ग्राफ देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, लाइक दे कैन गिव यू जस्ट दिस, वो लोग आपको जस्ट ऐसा दे सकते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इट्स अ लॉन्ग स्ट्रैडल। एट द पॉइंट मैंने क्या किया है, एक कॉल ऑप्शन बाय किया, एक पुट ऑप्शन बाय किया, दैट्स इट। वो लोग आपको एक ऐसा ग्राफ दे सकते हैं, वो लोग बोलेंगे ये क्या है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रैंगल, मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल बाय किया, आउट ऑफ द मनी पुट बाय किया। यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट इन दिस, एंड CM2 पेपर पीपल स्टडी जस्ट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस पार्ट। माने ये आपको आगे अगर कोई पार्ट जो CM2 से काम में आएगा तो वो ये वाला पार्ट है, डेरिवेटिव्स। यू नीड टू नो हाउ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज डन, ठीक है, डेल्टा हेजिंग कैसे होता है, ठीक है, हमने सब चीज देखा है, डेल्टा को जीरो कैसे करना है। जब डेल्टा जीरो कर रहे हैं तो गामा बिगड़ जा रहा है, इसलिए पहले गामा को जीरो करते फिर डेल्टा को जीरो करते, क्योंकि व्हाट इज गामा, एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं व्हाट इज गामा, जस्ट थिंक व्हाट इज गामा। गामा क्या है, डेल्टा का चेंज, राइट। तो गामा अगर लो रहेगा तो क्या होगा, डेल्टा उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, डेल्टा उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो मेरा टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं होगा इन रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, ठीक है ना। सो गामा लो रहे, डेल्टा हेज्ड रहे, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, मतलब CM2 इज इजीली डुएबल इन 45 to 50 डेज। मैंने खुद ने किया है, लाइक आई हैड 20 डेज ऑफ टाइम, बट पेपर बी नहीं था, पेपर बी के लिए डबल टाइम समझ लो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट यू गो इन द पेपर, मतलब आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। मतलब
बहुत सारे लिंक्डइन पे एंड यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट आपको पैटर्न इज कि वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे CM2 में आपसे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। माने वो लोग आपको पूरा हिट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट पे जब हिट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स का वहां रोल नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे और उससे रिलेटेड आपसे पूछेंगे। थोड़ा आपको जैसे मनी कंट्रोल डाउनलोड कर लो, थोड़ा आपको ग्लोबल सिनेरियो भी पता होना चाहिए, वो लोग उससे भी थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे हम लोग जब रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ईएमएच एक बार देखते हैं। ठीक है, ईएमएच क्या था? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, राइट? तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स, जो लोग मार्केट में प्रॉफिट हंग्री है, जो लोग एक्टिवली स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं और उस पर पैसा लगा रहे हैं, राइट? मार्केट में सबको सब कुछ सबके बारे में पता है, राइट? देयर इज परफेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज एफिशिएंट मार्केट। ठीक है ना? और एफिशिएंट मार्केट में क्या होता है? अगर कोई भी प्राइस में, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी रैंडम न्यूज आएगा तो उसका स्टॉक प्राइस पे जो इंपैक्ट है वो इंस्टेंट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। दैट इज एन एफिशिएंट मार्केट। ठीक है, तो एफिशिएंट मार्केट के बहुत सारे फॉर्म्स थे। पहला फॉर्म क्या था? पहला फॉर्म क्या था बताओ? नहीं नहीं, ऊपर से बताओ। स्ट्रॉन्ग वीक। था, फिर क्या था? सेमी स्ट्रॉन्ग था, और एक था वीक। वीक मतलब क्या होता है? अगर मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट वीक हिस्टोरिकल फॉर्म एफिशिएंट है तो इंफॉर्मेशन। आप टेक्निकल एनालिसिस से एसएनपी नहीं कमा सकते, विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो फिर क्या होगा? आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो कि फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस से आप एसएनपी नहीं कमा सकते। बट एक चीज सोचो, अगर लॉटरी की बात की जाए तो लॉटरी इज व्हाट? अगर मान लो लॉटरी का बात करें तो लॉटरी वीक फॉर्म एफिशिएंट है कि नहीं? पहले ये बताओ। लॉटरी वीक फॉर्म, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो थरो होना पड़ेगा, आप लोग को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड जो आपका बनेगा, मेरे से भी ज्यादा अच्छा, वो है इंस्टीट्यूट का मैट इन CM2। यू नीड टू गो थ्रू द मटेरियल। आपको हर चीज को अच्छे से नहीं पढ़ना है, ये मैं ओपनली बोल रहा हूं। आपको हर चीज को अच्छे से पढ़ने की दरकार नहीं है, बहुत सारी ऐसे बोगस चीज भी दिए हुए पूरा पूरा इसमें। ठीक है ना? जो चीज आगे रेलेवेंट है, जो चीज आपके काम में आएगा, वो चीज को एकदम अच्छे से पढ़ो। बाकी चीजों को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज एकदम काम में आएगा उसको एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो लॉटरी है, लॉटरी वीक फॉर्म एफिशिएंट है। क्यों वीक फॉर्म एफिशिएंट है? क्योंकि आप पास्ट डेटा को एनालाइज करके कुछ नहीं निकाल सकते ना कि अब की बार कौन जीतेगा, राइट? अब की बार कौन जीतेगा ये आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? यहां पर बेसिकली आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा, यहां पर आपका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल काम नहीं करेगा, और यहां पर आपका इनसाइडर ट्रेडिंग काम नहीं करेगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या? आप इनसाइडर ट्रेडिंग से भी पैसा नहीं कमा सकते, बहुत सारे लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो आप कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है? उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में आप ये समझ लो उसका जो मैनेजमेंट का जो है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, रेशियोज है, ये सब आप अच्छे से एनालाइज करके भी आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर कोई कमा रहा है तो वो उसका स्किल है। ठीक है ना? अगर कोई कमा रहा है तो वो उसका स्किल है। ठीक है, तो ये बेसिकली ईएमएस था। उसके बाद इसमें टेस्टिंग किया था हमने, उसके बाद हमने टेस्टिंग किया था, उसमें टेस्टिंग में दो तीन चीज हमने ये देखा कि अगर मान लो एक आदमी ने रैंडमली आंख बंद करके स्टॉक सेलेक्ट किया और एक आदमी है जिसने टेक्निकल एनालिसिस किया, अगर दोनों के रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसका मतलब क्या है? मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाया। ठीक है, इसके बाद में एक हमने इसमें ये भी देखा था, एक्टिव इन्वेस्टमेंट वर्सेस पैसिव, राइट? तो पैसिव में क्या? आपने पैसा लगा के छोड़ दिया, आपने लो कॉस्ट इंडेक्सिंग किया। लो कॉस्ट इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? अपने इंडेक्स पे पैसा लगा के छोड़ दिया। इंडेक्स पे जब पैसा लगाते तो अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट उतना नहीं लगता है, उसके बाद में अपना टाइम उतना नहीं लगता है। लेकिन एक्टिव में क्या? मैं कोई अपना बिजनेस छोड़ के एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसमें यह देखा गया कि एक्टिव का जो कॉस्ट है, जो आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, जो आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसके जो कॉस्टिंग है वो आउटवे उतना नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसिव में क्या है? आपका लगा 0.5% का चार्ज। एक्टिव में क्या होता है? वो लोग बोलते हैं आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम लेंगे। ठीक है ना? आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम लेंगे। या फिर वो लोग ऐसे बोलता है कि आपका जो भी रिटर्न होगा ना, 4% के ऊपर का रिटर्न आपको मिलेगा, 4% के नीचे का सब मेरा है। मानिए जब 4 के ऊपर जाएगा तो हम आपको देंगे, कुछ भी ऐसा समझ लो। मान लो यहां पर वो लोग ऐसा बोलता है कि भाई आपका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका 2.5% हम लोग लेंगे सालाना। तो जो यहां लगा 0.5%, यहां कितना लग रहा है? 2.5%। तो यहां पर हो सकता है कि तुम्हारा रिटर्न आ रहा हो 10% का,
और यहाँ आ रहा हो 11% का, तो तुमको उतना ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक्टिव वर्सेस पैसिव भी बोलता है ईएमएच के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम लोग को ये बोला कि मार्केट पहचानेंगे कैसे कि कैसे कैसा फॉर्म है। तो सेमी स्ट्रॉन्ग में जब बात है उसमें हम लोग याद है हम लोग देखे थे कि उसमें वो लोग बोला पास्ट विनर्स टेंड टू बी फ्यूचर लूजर्स वाला पॉइंट था, बोला कि कौन सा डेट को मानेंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी के जैसे आईटीसी का डीमर्जर अभी अनाउंस हुआ, ठीक है, वो सब हो गया, तो उसके पहले बहुत साल पहले से न्यूज आ रहा था। तो आईटीसी का जो शेयर प्राइस पहले मान लो जब 180 का था, तब से शेयर प्राइस में बाइंग आते 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 450 के करीब वो पहुंच गया। तो आप क्या डेट मानोगे, रूमर वाला डेट को मानोगे कि ये वाला डेट को मानोगे। बहुत बार होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन वो इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में उसी दिन उसका स्टॉक का प्राइस गिरता है, क्योंकि पहले से ही रूमर था कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप किस डेट को मानोगे। तो इसीलिए एफिशिएंसी जज करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा फॉर्म एफिशिएंट है। माने मार्केट जो है, जैसे इंडियन मार्केट्स का बात करो तो इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, वीक फॉर्म है कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये बताना बहुत 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 डिफिकल्ट है। उसके बाद एक टेस्टिंग था शिलर का, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा शिलर पे आ सकता है, ठीक है ना। शिलर जो था एक्सेसिव वोलेटिलिटी का जो टेस्ट किया था, और एक तुम्हारा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो पॉइंट्स थे वो हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शिलर क्या बोलता है कि बोलता है हम देखा कि हम जितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं वोलेटिलिटी, मार्केट उससे ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि हम ढंग से डिविडेंड्स को फोरकास्ट नहीं कर पा रहे, हम इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारा रीजंस वो दिया, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से आपको कवर करना है, इसका मैट जैसे देखो इसमें क्या करना, जब भी पढ़ने बैठो ना तो एक चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ लेना, जैसे ये पूरा ऑलमोस्ट हल्का थ्योरी टाइप का है, तो इसको एक बार रीड कर लिया अच्छे से, और इसका बैक क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ही तुमको समझ में आएगा, तुम जितना क्वेश्चन बनाएगा ना उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुलेगा। और इंस्टीट्यूट के मैट का पीछे का क्वेश्चन बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी दिया हुआ है कि बोलता है ट्यूसडे को मार्केट बढ़ता है और फ्राइडे को गिरता है। तो अगर ट्यूसडे को मार्केट बढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो तुम मंडे को खरीद के जाएगा, और फ्राइडे को गिरता है तो तुम थर्सडे को बेच के जाएगा। तो इसमें तो पैटर्न बन गया ना, पैटर्न नहीं बनना चाहिए। पैटर्न बन गया मतलब तुम टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कमा लेगा, और तुम अगर टेक्निकल एनालिसिस से पैसा कमा लेगा मतलब मार्केट क्या है, वीक फॉर्म एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो कोरिलेशन है तुमको तभी समझेगा तुम पास पेपर करेगा। भाई रिवीजन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर से स्ट्रॉन्ग फॉर्म कैसे, वो तो वीक फॉर्म भी नहीं हुआ ना। हाँ वीक फॉर्म भी नहीं हुआ ना, ये सोचो, हल्का सा कंफ्यूजिंग है ये। वो तो वीक फॉर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेंड से पैसा कमा रहा है, ट्रेंड मतलब पास्ट को एनालाइज करके पैसा कमा रहा है। लॉटरी वीक फॉर्म एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि तुम पास्ट को देख के फ्यूचर में पैसा नहीं कमा सकता उसमें, ठीक है। एक इसमें बोला गया कि एक कंपनी ज्यादा पैसा, एक कंपनी ज्यादा रिटर्न कमा रहा है अपने पैसे पे, एक कंपनी कम कमा रहा है, तो ये क्या ईएमएच को वायलेट करता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट वायलेटिंग ईएमएच, क्योंकि कंपनी ए ज्यादा रिस्क ले रहा है। जो कंपनी ज्यादा रिस्क लेगा वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगा, ठीक है ना। तो हम अभी यहाँ पर जो जो चैप्टर्स आप लोग को हल्का फुल्का रिवाइज कराएगा वो सब घर में जाके करके आना है, माने घर में उसको पूरा रिवाइज करके कॉन्सेप्ट सब बना के फिर आना, ठीक है। ओके, एक रिवीजन नोट लाएगा तुम लोग, नहीं लाए? ठीक है, एक मिनट, लैपटॉप निकालो। तुम लाए? हम यहाँ पर तुम लोग को एक तो सिनेरियो देता है और 2 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। ऑनलाइन में सब लोग कंफर्टेबल है, सब लोग को समझ में आ रहा है? यस नो? ओके। माने मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इमीडिएटली गिर गया न्यूज की वजह से। न्यूज क्या आया कि अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक कहां आया है? जहां इस कंपनी का मेजर ऑपरेशंस होता है,
ठीक है, इसको डिस्कस करना है। 3 नंबर का ये। अब जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं बताओ। इमीडिएटली जो फेल हुआ, नहीं नहीं, ये तुम हल्का गलत लाइन में बोल रही हो, कुछ और बोलो। तुम उल्टा रिलेशन में बोल रही हो। मैंने इमीडिएटली गिरा क्योंकि पहले कोई नॉलेज नहीं था, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, 1 मिनट, पास डेटा का यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि क्योंकि आ, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ये भी तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है, इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी बोल के। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि प्राइस में जो इंपैक्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इंस्टेंट आ रहा है कि हौले हौले आ रहा है, उससे पता चलता है कि मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि कोई रैंडम न्यूज आया, उसकी वजह से शेयर प्राइस इमीडिएटली ड्रॉप हुआ क्योंकि वो रैंडम न्यूज नेगेटिव था। तो दिस इंडिकेट्स दैट द मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट। ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एक रैंडम न्यूज है। ठीक है, यही लिखा है इन्होंने। अ क्विक एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू अ पब्लिक न्यूज अनाउंसमेंट सजेस्ट एविडेंस फॉर द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। क्योंकि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या है, मान लो कोई भी अगर रैंडम न्यूज आएगा, कोई भी अगर रैंडम न्यूज आएगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो इंस्टेंट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। ठीक है ना।
इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी के अंदर में तुम्हारा दो चीज आता है, एक आता है ओवर रिएक्शन और एक तुम्हारा आएगा अंडर रिएक्शन। इसके अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट्स है, उसको स्टडी कर लेना। अब तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बोलता है शिलर जो है उसका क्रिटिसिज्म्स बताओ। ठीक है, वो टर्मिनल स्टॉक प्राइस क्या लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट है, फिर उसके बाद में आपने डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट क्या लिया, ठीक है, तो आपने डिविडेंड्स को फोरकास्ट क्या चीज से किया, मतलब ये सारा उसका देखो इसमें लिखा हुआ है। द चॉइस ऑफ द टर्मिनल वैल्यू, द यूज ऑफ अ कांस्टेंट डिस्काउंट रेट, बायस इन एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंसेस ड्यू टू ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, मेरा खुद का मेरा एक टाइम पहले से, ठीक है ना। आप जैसे देखो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने टाइम 5 का जो डिविडेंड है वो आपने एस्टिमेट किया 15 पेंस, ठीक है, तो 6 का आपने इसके हिसाब से ही कुछ निकाला होगा। अगर यही गलत है तो ये भी गलत आएगा, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। पॉसिबल नॉन स्टेशनैरिटी ऑफ द सीरीज, नॉन स्टेशनैरिटी, द सीरीज में है स्टोकेस्टिक ट्रेंड्स, ऑब्वियस सा बात है शेयर प्राइस में स्टोकेस्टिक ट्रेंड्स आते ही हैं। आपने इन सबको कैसे लिया, क्योंकि फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट्स होंगे उसके हिसाब से ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो वो आपने कैसे लिया, ठीक है। ठीक है, इसका बैक में एग्जाम स्टाइल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जितना क्वेश्चन करेगा उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, जितना क्वेश्चन करेगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक टॉपिक किए थे यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो यूटिलिटी थ्योरी में जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग को पानी पीने से मतलब नहीं है, हम लोग को सब वेल्थ के अकॉर्डिंग किए थे, राइट। हर चीज हम लोग चालू किए थे वेल्थ से, ठीक है। तो हम लोग का क्या था, हम लोग चालू ही ऐसे किए थे यूडब्ल्यू से, यूडब्ल्यू से हम लोग चालू किए थे, ठीक है। हम लोग को एक दिया हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग को कुछ कुछ देखना था कि भाई कौन सा चीज बेटर है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी में सबसे पहले हम लोग ने कुछ की इसमें नॉर्मल, ये तो ठीक है। एक जो सम है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे ये वाला विच इज देयर इन योर इंस्टीट्यूट मटेरियल पेज 5, इंस्टीट्यूट मटेरियल का पेज 5 में एक है ये वाला, इसको अच्छे से एकदम देख लेना। इसमें जैसे वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब जैसे रैंडम है, जैसे आपको ये दे दिया यू डब्ल्यू इज एल एन डब्ल्यू, ये आप लोग को दे दिया, ठीक है। इसमें बोलता है -18% या फिर +20%, ये वाला जो क्वेश्चन था। तो पहले तो आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने बोलेगा, फिर उसके बाद में एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, बोलता है क्या होगा अगर पूरा का पूरा रिस्क फ्री में लगाएगा, क्या होगा अगर पूरा का पूरा रिस्की में लगाएगा। फिर बोलता है कि आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो अब जैसे एक इन्वेस्टमेंट है मान लो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, और एक है आपका रिस्की, जिसका ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये लोग इसमें क्या बोलेगा, बोलेगा कितना परसेंटेज लगाएं इसमें ताकि आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको मैक्सिमाइज करना है। जैसे मान लो एरिया को मैक्सिमाइज करना होता है लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएडीएल, राइट। एरिया को मैक्सिमाइज करना है लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डी ई यू डब्ल्यू बाई डी ए, माने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, वो जो ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एंड देन विल गेट दैट ए। अब इसमें ये आपका आ सकता है क्योंकि अब से वो क्लोज बुक हो गया है, वो लोग आपको बोलेंगे कि डेरिवेशन जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरम का था उसमें कुछ एक्सियोम्स थे। तो पहला एक्सियोम था आपका कंपेरेबिलिटी का, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। पहला एक्सियोम आपका था कंपेरेबिलिटी का, पहला एक्सियोम आपका था कंपेरेबिलिटी का, कंपेरेबिलिटी था। उसके बाद क्या था, ट्रांजिटिविटी था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, इंडिपेंडेंस था एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंस था। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सर्टेनिटी इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? बोलता है एक जो गैम्बल है, हमको कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ चाहिए होगा ताकि हम उस गैम्बल को अवॉइड करें, मतलब आई विल बी इनडिफरेंट। आई विल बी इनडिफरेंट अगर मेरे को उस गैम्बल को अवॉइड करना है तो कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ। अब इससे रिलेटेड आपका इसी चैप्टर के पीछे में क्वेश्चन है, जहां पर एक एम्प्लॉई है वो जॉब चेंज के बारे में सोच रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन आता है। एक में क्या बोलता है, सर्टेन मिलेगा मेरे को फॉर एग्जांपल 40,000। एक में बोलता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो 30,000, अच्छा रहा तो 50,000। फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें बेटर है, पहले वाले में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वेल्थ का निकालो, दूसरे वाले में निकालो। अब बोलता है कि कितना सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ आपको चाहिए, माने कितना सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी आपको चाहिए ताकि वो वाला और ये वाला में आप एकदम इनडिफरेंट हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे यहां पर दिया है पेज 8 में, आपको ए बी सी डी 5 ऑप्शन दे देगा और उसमें थोड़ा बहुत बता देगा कि चूज बिटवीन बी एंड डी, ए एंड डी, सी एंड डी, ऐसे करके आपको बोलेगा उसमें, ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है एवर्जन, तो उसमें पहला आता है नॉन सैटिएशन, इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस, दैट इज यू डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद में रिस्क एवर्जन में आपका आएगा क्या, सबसे पहले रिस्क एवर्स, यू डबल डैश डब्ल्यू लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। इसमें आपको क्या होगा, ग्राफ दे सकता है, इसमें आपको ग्राफ दे सकता है वो लोग, इसमें आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा बताइए क्या चीज का है, ठीक है ना। तो जैसे एक हमने जो किया था, जैसे एक था ऐसा, ठीक है, और एक था ऐसा, राइट, एक ऐसा था और एक ऐसे सीधा था, तो इसमें आपको एक ग्राफ दे देगा, बोलेगा समझाओ। याद है जो अपने बोले थे कि एक एक्स्ट्रा वेल्थ आएगा, उससे जो सुख होगा वो अगर ज्यादा है एक एक्स्ट्रा वेल्थ खोने का दुख से, तो क्या होगा, रिस्की। समझ में आ रहा है ना, वो आपको एरिया से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एक मैं अगर करके दिखाऊं, तो हमने एक ऐसा किया था, ठीक है। अब जैसे ये मैं करके दिखाता हूं रिस्क एवर्स के लिए, ठीक है। तो रिस्क एवर्स में जैसे ये था अपना डब्लू, ये हो गया W+1 और ये हो गया मान लो W-1। अब इसमें हम लोग ये वाला एरिया निकाले थे, याद आ रहा है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को ये दिखाना था, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा हल्का गलत बना दिया। हम लोग को बेसिकली क्लियरली ये दिखाना था कि ये वाला एरिया जो है ये ज्यादा है इससे, क्योंकि दुख ज्यादा है कंपेयर टू सुख। वही अगर अपने ऐसे बनाते तो, हाँ ठीक है। इसके बाद में आपका ये दो टाइप का गैम्बल था, एक था एडिटिव गैम्बल। एडिटिव गैम्बल का मतलब क्या होता है, ये लोग बोलता है कि +-20, ठीक है ना, 100 रुपया में। और एक था आपका जिसमें लोग बोलेगा 20% प्लस माइनस। 20% में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल +-20 में अगर मान लो 100 का 200 होगा, तो अपने को कैसे डील करना है, 220, 180। यहां पर कैसे डील करना पड़ेगा, 240 और 160, ठीक है, ये अपने को करना था, ठीक है। उसके बाद में मेन जो था अपने को जो बताना था कि एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन, एआरए क्या था पहले ये बताओ, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन क्या बोलता है, कि जैसे जैसे, बताओ, नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे अगर वेल्थ बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है तो वेल्थ बढ़ने से क्या होगा, रिस्क एवर्जन, चीज समझो, रिस्क एवर्जन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग ज्यादा ज्यादा रिस्क एवर्स बन रहे हैं। वेल्थ बढ़ने से नॉर्मली क्या होना चाहिए, वेल्थ बढ़ने से नॉर्मली क्या होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आना चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आना चाहिए मतलब क्या, रिस्क एवर्जन कम होना चाहिए। लेकिन एआरए क्या बोलता है, बोलता है कि, एक मिनट, if the absolute value of the certainty equivalent decreases with increasing wealth, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर एक मेजर था CX, CX क्या था कोई बता सकता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल अलोन। एक था CX और एक था CW, तो ये CW क्या था, ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल प्लस द वेल्थ। CW से हम लोग वेल्थ को जब माइनस करेंगे तब हम लोग का CX आएगा। यहां पर क्या बोलता है, वेल्थ अगर बढ़ता है,
और उससे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू गिरता है, देन एआरए गिरेगा। ऑब्वियस सा बात है भाई। आप यहां पर क्या बोलना चाह रहे हो? वेल्थ अगर बढ़ रहा है और अगर आपका रिस्क एवर्जन कम हो रहा है तो इसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। बट बहुत केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि वेल्थ बढ़ा, एनसीएक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा? एआरए बढ़ रहा है। रिस्क एवर्जन बढ़ रहा है, माने रिस्की एसेट में कम पैसा लगाएगा कि ज्यादा? रिस्क एवर्जन अगर बढ़ रहा है तो रिस्की एसेट में कम पैसा लगाएगा कि ज्यादा? कम। समझ गया ना? ठीक है। अब इसमें एक था मल्टीप्लीकेटिव, जिसमें हम लोग क्या किए थे, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू था और उसमें हम लोग क्या करेंगे? सी एक्स बाय डब्ल्यू, सी एक्स बाय डब्ल्यू। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है। वेल्थ बढ़ के अब हो गया 2 लाख। जब 1 लाख था तब लगाता था 40% रिस्की में एंड 60% रिस्की में, ठीक है। अभी क्या कर रहा है? 2 लाख हो गया, अभी लगा रहा है 40% रिस्क फ्री में और 60% लगा रहा है रिस्की में। अब क्या हुआ बताओ? एब्सोल्यूट अमाउंट तो बढ़ा बट परसेंटेज सेम रहा। परसेंटेज सेम रहा, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज सेम रहा मतलब आरआरए जो है, रिलेटिव रिस्क एवर्जन, ये मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एंड मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ रहा है। एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? गलत। कम हो गया ना। पहले तुम लगाया 40,000, अब तुम लगा रहे 80,000, तो तुम्हारा रिस्की एसेट में एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा गया। एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा गया, इसका मतलब क्या है? रिस्क एवर्जन कम हो रहा है क्योंकि तुम एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा लगाया ना। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। 1 लाख था, अभी 2 लाख हो गया, ठीक है। तुम पहले लगाता था रिस्की में 60,000, अभी भी तुम लगा रहा है 60,000। क्या होगा बताओ? एआरए मेरा हो गया कांस्टेंट क्योंकि सेम अमाउंट जा रहा है। आराम से सोच के बोलो। आरआरए बढ़ गया, रिलेटिव रिस्क एवर्जन बढ़ गया ना। क्यों रिस्क एवर्जन बढ़ गया? पहले क्या था? पहले तुम लगा रहा था 60%, अब तुम लगा रहे 30%। तो रिलेटिव रिस्क एवर्जन क्या हुआ बोलो? ठीक है, रिस्क एवर्जन बढ़ गया। क्या बोलता है? इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द certainty equivalent decreases as a proportion of total wealth। हाँ ठीक है। ठीक है। अब समझ में आया? ये केसेस एक और समझ लेना। 1 लाख था, पहले लगा रहा था रिस्की में 40%, अभी 2 लाख हो गया, अब लगा रहा है 60,000। अब बोलो ए आर ए, आर आर ए बोलो। ए आर ए गिरेगा क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ गया। पहले यहां पर लगा रहा था 40,000, आर आर ए बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैब लगा रहा है 30%। ये समझ में आया? उसके बाद में एरोप्रैट मेजर्स था। एरोप्रैट मेजर्स क्या था? हम लोग निकाले थे ए डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस यू डबल डैश डब्ल्यू बाई यू डैश डब्ल्यू। एंड आर आर ए कैसे निकालते थे? माइनस डब्ल्यू इंटू यू डबल डैश डब्ल्ययू इंटू डिवाइडेड बाई यू डैश डब्ल्यू। ठीक है ना? ये मैं दिखा दे रहा हूं मैं। ए आर ए कैसे निकला था? माइनस यू डबल डैश डब्ल्यू बाय यू डैश डब्ल्यू। एंड आर आर ए क्या था? डब्ल्यू इंटू ए आर ए।
फिर इसमें हम लोग वो निकाले थे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा डिक्लाइनिंग, ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा इंक्रीजिंग, और इक्वल टू जीरो होगा तो कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला मेजर्स हम लोग देख लिए थे। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, रिस्क एवर्जन एंड द इन्वेस्टमेंट चॉइस। माने माय प्रेडिक्शन ऑफ द पेपर, इफ आई एम गोइंग टू सेट द पेपर, आई विल डू मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग इन दिस एरिया। माने ये वाला जो है ना IARA RRA, आई विल डू मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग इन दिस rather than giving a more statistical question. I'll be choosing newer topics. newer topics मतलब एक कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, यूटिलिटी को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, याद है हमने किया था, 4 अलग अलग पेरिल्स थे, सबका इक्वेट करके हमने निकाला था। ठीक है, स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन आ सकता है। उसके बाद में आई विल आस्क द लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है ना, कि आपका बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उसके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका कोलाइड होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे कोई यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है ना, लिमिटेशंस होता है उसका भी, तो वो चीज है। पेज नंबर 10 में चले गए, इसमें पेज, अच्छा इसका पेज नंबर 10, एक मिनट सॉरी, 13 12 11 10, ये टुवर्ड्स द एंड वाले जो टॉपिक्स है मैं वापस यहाँ पर लिख दे रहा हूं, बाद में मत बोलना। स्टेट डिपेंडेंट, कंस्ट्रक्शन, लिमिटेशंस, और एक जो चीज है जो आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हो करना, वो है मैक्सिमम और मिनिमम प्रीमियम। माने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, माने पूरा टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तुमको मालूम है पेपर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने ये 2024 वाला कराया ना आप लोग को, सितंबर 24 वाला करा दिया पेपर आप लोग को CM2 का। मैंने रिकॉर्डिंग किया, फिर क्या चीज का किया मैंने रिकॉर्डिंग, श्योर है आप लोग? सितंबर 24 का पेपर नहीं कराया अभी तक? ऑनलाइन में बताइए, सितंबर 24 का पेपर कराया है क्या? ठीक है, नहीं कर, अबे देख लेना पक्का से कराया कि नहीं कराया, नहीं कराएगा तो करा देगा। ठीक है, दो तो कराएगा, एक IA का जो नवंबर वाला था और एक ये वाला। ठीक है, ठीक है, इसमें जैसे पीछे में आपका जो है एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस वगैरह वो सब पूरा अच्छा से कर लेना, और भी बाकी सारा क्वेश्चन है। अब मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला जो टॉपिक है, मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क में देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहले तो मीन वेरिएंस निकालने बोलता है। ठीक है, मीन वेरिएंस आई एम नॉट डूइंग। मीन वेरिएंस के बाद में वो लोग आपको बोलेंगे डाउनफॉल, डाउन साइड सेमी वेरिएंस। ठीक है, दैट इज बेसिकली मीन के नीचे का, दैट इज ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी में, खाली आपको PDF को बेसिकली जिस लेवल के नीचे बोलेगा आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मेन जो है इसमें वैल्यू एट रिस्क एंड टेल वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, ये वाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। अब जैसे यही बात है ना कि आप जब रिवीजन करते हो तो आप क्या रिवाइज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करो। इस चैप्टर को जब रिवाइज करेगा तो 40% एफर्ट अपना डालेगा बाकी सब में। ठीक है, 60% एफर्ट अपना डालेगा वॉर और टेल वॉर, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा भाई मेरे, हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका है ही है, और सारा कराया हुआ भी है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। मेन इसमें क्या है, वॉर इज वॉट, -T, एंड T कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन T इज P,
ये पी हमेशा छोटा वाला होगा। चाहे अगर हम लोग को बोलता है 90% वॉर, तो ये पी क्या होगा? 0.1। 99% 0.01। 1% 1%। ठीक है, एंड वॉर इज वॉट? अरे मतलब बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है। बोलने का तरीका है, 95% बोले चाहे 5% बोले। ठीक है, अगर लॉस है तो लॉसेस विल एक्सीड दिस लेवल। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, वॉर आता है मेरा लॉस के केस में 40 करोड़, लॉसेस विल बी बिलो दिस, इसका है 99%, अबव दिस इसका है 1%। ठीक है, 40 करोड़ के नीचे रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 99। उसके ऊपर रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, इज इट क्लियर? भाई ये वाला करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं तुमको अभी मार्क करा दे रहा हूं, ये प्लीज करके आना। मैंने जितना भी सारा क्वेश्चन है ना, जैसे याद है हमने किया था एक की डिफरेंस के बीच का, और एक जो ब्राउनियन मोशन और वैल्यू एट रिस्क को मिला के जो है, ब्राउनियन मोशन और वैल्यू एट रिस्क को मिला के जो क्वेश्चन बनता है, कि पहले वो लोग आपको बोलेंगे कि एसटी का सारा डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे कि 5 साल बाद 1 लाख से ज्यादा चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करें। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोलता है डिफरेंस बिटवीन जो फ्यूचर वैल्यू है माइनस 1 लाख, माने उसके बीच का जो है। ठीक है, अच्छा वॉर टेल वॉर और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो है, उसके नीचे में देखो कुछ दिया हुआ है अपने को, 1 मिनट। ये वाला जो टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क मेजर्स एंड यूटिलिटी फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप रिस्क मेजर्स एंड यूटिलिटी फंक्शंस। हम ना CM2 का पूरा सेट को चेंज कर देगा। माने हम उसमें क्या करेगा, हमको 1 वीक का टाइम लगेगा, पूरा टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से पूरा बना देगा, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट देगा, और जो रेलेवेंट है उसको पूरा काट के पूरा बढ़िया से बना देगा, या उसका एक एक्सेल शीट बना देगा। तो तुम लोग को कोई भी टॉपिक फिर इसमें छूटेगा नहीं, पूरा बता देगा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, यहां पर देखो ना दिया हुआ है कि अगर आपका मीन और वेरिएंस होगा तो क्वाड्रेटिक चाहिए। ठीक है, अगर मान लो डाउन साइड सेमी वेरिएंस होगा तो क्वाड्रेटिक बिलो द मीन चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो ये सब दिया हुआ है। देखो, यूज ऑफ अ शॉर्टफॉल रिस्क मेजर करेस्पॉन्ड्स टू यूटिलिटी फंक्शन दैट हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। मैंने आपसे 3 ठो एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या मतलब, मैच द फॉलोइंग कुछ भी पूछ सकता है। एक शॉर्टफॉल रिस्क मेजर का बोल देगा, एक डाउन साइड का बोल देगा, और एक नॉर्मल वेरिएंस का बोल देगा। तो ये वाला जो पेज है ना, आपका पेज नंबर 18 एंड 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पर ये वाला से क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी मेरा कराया हुआ है। जैसे इसमें आएगा कि लो फ्रीक्वेंसी लो सेवेरिटी इवेंट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लो सेवेरिटी इवेंट क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई आपको 4 एग्जांपल देगा, मैच से ही देगा 4 एग्जांपल, और बोलेगा कौन सा इवेंट है मैच करके दिखाइए। फॉर एग्जांपल, कार एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग फर्टिलिटीज आर हाई फ्रीक्वेंसी हाई सेवेरिटी इवेंट। ठीक है, ये से दे देगा, मैच द फॉलोइंग बोले करो। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये आप लोग को पता है एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, देखा था तुम लोग? स्मोकर पे, स्मोकिंग कल वाला वीडियो नहीं देखा? हाँ, वो एडवर्स सिलेक्शन पे ही तो था। मतलब उसमें ने यही तो दिखाया ना कि कंपनी डिफरेंशिएट कर रहा है कि आप अगर स्मोकर हैं या फिर आप नॉन स्मोकर हैं, तो स्मोकर का आपका जो प्रीमियम आ रहा है 24,000 आ रहा है, और नॉन स्मोकर का आ रहा है 16,000। तो वही 8-8 हजार सोचो बन के, वो अगर आप देखते हैं अप टू 80, माने 60 साल का प्रीमियम अगर आप अक्यूमुलेट करते हैं 12% से, तो वो 6 करोड़ बन रहा है। मैंने खाली इतना डिफरेंस सोचो, बिकॉज दे डिफरेंशिएटिंग, बिकॉज दे नो कि इतना बड़ा एक वो है, रेलेवेंट फैक्टर है वो, स्मोकिंग।
यानी 50% से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कल निकाला वो ये है कि अब जिस, हाँ, अच्छा, ठीक है। नहीं, तुम लोग सब देखा नहीं देखा इसलिए हम पूछ रहे थे। मोरल हजार्ड क्या है? मोरल हजार्ड ठीक है, तो मोरल हजार्ड is the it describes the fact that the policyholder may, because they have insurance, act in a way which makes the insured event more likely। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें ना थोड़ा हम तुम लोग को इससे रिवीजन नोट से 3-4 तो क्वेश्चन मार्क करा देते बुकलेट 1 का, तो वो तुम लोग देख लेना। एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। वो तो आ ही नहीं रहा एग्जाम में, वो तो हट गया है, चैप्टर 3 था, हट गया वो तो। नहीं, वो है लेकिन बुकलेट 2023 वाला है, बट वो हट गया है। वो तो बताया ना पहले कि वो हट गया है। सितंबर 2012 का जो क्वेश्चन 1 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेरे को लगता है, अब जैसे ईएमएच का नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ईएमएच, देखो ना, ये टाइप का जो क्वेश्चन है जैसे सितंबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जैसे ये वाला जो है ना, मैंने बोला है कि डिराइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसटी, यू नो व्हाट, मैंने, मैं जैसे बोलता हूं कि पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। तो 60-70 नंबर कहां से आएगा? पहले ये सब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले इसको, अभी ये दिमाग में मत लाओ अपने कि भाई मेरे को हर चीज करके जाना है। हर चीज हमने क्लास में कर लिया है, बट पहले मेरे को उस चीज को आने वाला 1 महीना में स्ट्रॉन्ग करना है जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। जैसे ये सब जो क्वेश्चंस है ना भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। माने जैसे इसमें एसटी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया, फिर उसके बाद में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ए दैट द एक्चुअली विल नीड टू इन्वेस्ट, तो इसमें अपना वो प्रोबेबिलिटी से ए निकालने वाला आ गया। फिर उसके बाद में वॉर और टेल वॉर वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, मतलब इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अभी ये लोग वॉर में क्या करे मालूम है? और ट्विस्ट कर दे रहे क्वेश्चन को, वॉर में और क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है जैसे दिस सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसी वाला बता रहा हूं। अगेन देखो ये वाला जो पार्ट है, अप्रैल 2017 क्वेश्चन 3। सितंबर 2019 का क्वेश्चन 1। मैं 2019 से तो बोल ही नहीं रहा क्योंकि ये तो आपको, ये तो है ही इंपॉर्टेंट 2019 से लेके अभी तक का। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, जैसे इसमें एक नया टाइप का क्वेश्चन ये है, बेट्स वाला क्वेश्चन है, देखो ना। अप्रैल 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 2018 का क्वेश्चन नंबर 1। पता है एग्जाम में सबसे पहले छोटा छोटा टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या स्कोरिंग भी होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है, और वो सबसे पूरा पूरा नंबर मिलता है उस सब में।
ईएमएच है, जैसे मान लो उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर, तो दो दो का 3 देगा, एक रॉन्ग भी हो गया तो भी दो में तुमको आधा तो मिलेगा, तो उसमें तुमको 6 में 4.5 मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करना चाहिए। भाई देख, पॉइंट ये है ना, बहुत ज्यादा स्टैट्स का पेपर है नहीं CM2। CS2 होता तो मैं नहीं बोलता, बट इट्स अ फाइनेंस पेपर, तो लोग जो भी देंगे फाइनेंस का लिंकअप करके ही देंगे। जहां फाइनेंस आएगा उसमें बहुत ज्यादा रॉ स्टेटिस्टिक्स नहीं देंगे, ये चीज समझ लो। तो बहुत ज्यादा रॉ स्टैट्स देना, और अगर मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, मतलब अगर मान ले आएगा तो भी तो 20%, 30% का आएगा तो भी तो 70% है अपने पास। तो नॉट प्रेफर वेरी रॉ स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चंस, मतलब एकदम जिसमें बहुत, जैसे एक मैं छोटा सा बात बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा मुंह लग जाए यही आ जाए। जैसे इसका पहला क्वेश्चन जो अप्रैल 2012 का क्वेश्चन 5, ये मैं इसको एक स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन मानता हूँ, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्टैट्स है, इसमें फाइनेंस का एक्सप्लेनेटरी कुछ भी नहीं है। जो अप्रैल 2012 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये हल्का कॉम्प्लेक्स भी है, दो मैंने कराया है, बट आई विल प्रेफर अदर क्वेश्चंस ओवर दिस। ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन जब देखें ना तो समझ में आएगा कि फाइनेंस बेस है कि नहीं। जैसे एक बार रूइन थ्योरी में आना, मैं तुमको बताता हूँ रूइन थ्योरी में, बार आओ। रूइन थ्योरी आई गेस बुकलेट लास्ट के पहले वाला। जैसे रूइन थ्योरी में अगर तुम देखेगा ना, तो टुवर्ड्स द एंड के जो क्वेश्चंस हैं, टुवर्ड्स के एंड के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग है कंपेयर टू रूइन थ्योरी में। एक क्वेश्चन है जिसमें क्लेम अमाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, 100 200 300 वाला जो क्वेश्चन था, याद है, जिसमें नंबर ऑफ क्लेम्स था, 2 साल था। तो वो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसा टाइप का क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड मोर। और बाकी बेसिक तो तुम लोग को, वो तो बेसिक जो प्रूविंग वाला वो तो क्लास में भी कराया है। रन ऑफ में एक स्टैंडर्ड हमने प्रूविंग किया था, याद है, कि रन ऑफ का जो स्टैंडर्ड मॉडल है, अब क्लोज बुक में वो आने का चांसेस बढ़ गया। किस बोलेंगे डिफाइंड रन ऑफ मॉडल, डिफाइंड रन ऑफ मॉडल, तो वो क्वेश्चन आने का चांस अब थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। ठीक है, कौन सा बोलो, मेरे को बोलो। क्या क्या एलिमिनेटेड है? बुकलेट 2 पूरा एलिमिनेटेड है। बुकलेट 2 है, बुकलेट 2 इज स्टोकास्टिक इन्वेस्ट, हाँ वो एलिमिनेटेड है। और पहला वाला बुकलेट का मैं अभी मार्क ही करा दे रहा हूँ ना। हाँ, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तो ये वाला जो है देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जैसे आपका 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जहां पर आपके वर्ड्स आएंगे ना, नॉन सैटिएशन, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नॉन सैटिएशन कॉन्सेप्ट है, बट ये से मैं बता देता हूँ, ठीक है, हाँ वैसे कर लो। आपका सितंबर 2012 का क्वेश्चन 10 ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 7, क्वेश्चन नंबर 18 की फाइंड
22 बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ही नहीं है ये सारा। ये 2023 के हिसाब से मैंने बोला है। जैसे सितंबर 2012 क्वेश्चन 10 नहीं है, फिर उसके बाद में अप्रैल 2014 का क्वेश्चन 1, वो फिर भी अप्रैल 14 का क्वेश्चन 1, सितंबर 17 का क्वेश्चन 1, सितंबर 18 का क्वेश्चन 1, 22 इज अप्रैल 19, हाँ। फिर हम्म अप्रैल 21 बोली ना, ये सब नहीं है। कोई भी चीज को अगर तुम लोग कर रहे हो ना, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख के एंड देन यू शुड डू इट, ठीक है। आई विल जस्ट चेक, रूइन थ्योरी में ना शिवांगी मैम का 2 क्लास होगा, एक या फिर 2 क्लास होगा, जिसमें मैम ने एडवांस टॉपिक्स कराया, वो तुम लोग देखा है? मैम ने हल्का जैसे आगे की तरफ का ना एडवांस टॉपिक्स कराया है, तो वो वाला नहीं होगा ना, तो वो मैं डलवाऊंगा, ठीक है। वो भी मैं वीडियो सेट एक बार देख लूंगा आज या फिर कल में, मेरे को तो टाइम दो। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे थर्सडे को ही मिलेंगे, नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए आज जो भी हम लोग जैसे बुकलेट 1 और थोड़ा पोर्टफोलियो का भी मैं बता देता हूँ, तुम लोग करके फिर आना एक बार, ठीक है। तुम लोग एक टारगेट करो, तुम लोग का रन ऑफ हो गया है क्या पूरा? हाँ, रन ऑफ क्यों नहीं हुआ? वीडियो कैसे बच गया रन ऑफ का? क्यों नहीं की थी? तब तो सब बाकी सब हो जाना चाहिए था। हाँ, तो तुम लोग अभी एक काम करो, तुम लोग अभी पहले थर्सडे तक रन ऑफ और रूइन करो। तो बुकलेट 1 करो और रन ऑफ करो और रूइन करो पहले, ठीक है। ये दोनों टॉपिक को करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको 5 से 6 बार करना है ये दोनों को। तुमको ऐसा लग रहा है, यही तो बात है ना, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुमको ऐसा लग रहा है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा ना, उसको बार बार करो। और रन ऑफ को तुम लोग एक्सेल पे भी बना सकते, फटाफट बन जाएगा। हाँ, एक्सेल से तुम डाल सकते हैं, लेकिन जब तुम उसको डालेगा ना उसमें, तो तुमको अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि कॉलम 1 का वैल्यू कहाँ से आया, कॉलम 2 का वैल्यू कहाँ से है, सब तुमको अच्छे से। हाँ, हाँ, नहीं तुम्हारा एटलीस्ट वो ठीक नहीं, वो नहीं बोला मैं, तुम्हारा एटलीस्ट उसमें ये पता रहेगा, तुम्हारा कोई कैलकुलेशन में एरर नहीं होगा, क्योंकि रन ऑफ में कैलकुलेशन का बहुत वो है, इसीलिए बोल रहा था बस। तुम लोग एक काम करो, अभी तुम लोग पहले क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। या फिर पहले मैं पोर्टफोलियो का बता देता तुम लोग को थोड़ा। जैसे तुम लोग के में जो चैप्टर नंबर 4 जो है, ठीक है,
अब जैसे पोर्टफोलियो वर्ड सुनते ही ना मेरे को सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट समझ में आता है ना, एक वो जो क्वेश्चन नहीं है जिसमें पहले दो रिस्की एसेट्स रहते हैं, तो उनका अपने को बनाने बोलता है एफिशिएंट फ्रंटियर, फिर बोलता है कि रिस्क फ्री एसेट ऐड हुआ है, और फिर बोलता है उसका एफिशिएंट फ्रंटियर बनाओ। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तुम जैसे इसमें ना सारा एजम्पशंस को अच्छे से पढ़ना, देखो जितना भी सारा CM2 में तुम लोग को एजम्पशंस दिखता है, एजम्पशंस और सारा लिमिटेशंस, इसको एक जगह पे अच्छे से बना लो। ठीक है, जितना भी सारा मॉडल है उसका एजम्पशंस, और जितना भी सारा मॉडल है उसका लिमिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम लिंकिंग कर पाएगा, तुमको ना पॉइंट्स नहीं मिलेगा लिखने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं व्हाई इज CAPM मॉडल बेटर देन MVPT, बताओ। एमवीपीटी में सबसे बड़ा चक्कर क्या है, हम लोग को वेट्स निकालना पड़ता है कि कौन से एसेट में कितना इन्वेस्ट करे, लेकिन CAPM क्या बोलते हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर्स मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम निकालना पड़ता है। तो ये जो मैं बोल पा रहा हूं कैसे बोल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को सारे एजम्पशंस और लिमिटेशंस पता है, तुमको वही पढ़ना पड़ेगा। तो सारा लिमिटेशंस को, सारा एजम्पशंस को एक जगह पे अच्छे से कर लो। ठीक है, एमवीपीटी का मतलब क्या है, मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी। इसमें ये लोग क्या बोलता है, बोलता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देंगे मीन या फिर वेरिएंस को। इसमें हम लोग जो बनाए थे एफिशिएंट फ्रंटियर, कुछ ऐसा बनाए थे। हाँ, इसमें बेसिकली ये लोग क्या बोलता है, मीन वेरिएंस के लिए क्या बोलता है एफिशिएंट पोर्टफोलियो का बात करिए। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या है, अगर सेम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब क्या, हम उसको चूज करेंगे, मतलब दैट पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट। अगर सेम मीन्स के लिए मेरे को कम स्टैंडर्ड डिविएशन लग रहा है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे, दैट इज एफिशिएंट। ठीक है ना, बाकी सब क्या है, इनएफिशिएंट। ठीक है, ये था इसमें। मेन इसका टारगेट क्या है, इसका मेन टारगेट क्या है बताना। इसका मेन टारगेट क्या है, हम लोग को वेट्स निकालना है कि कौन से एसेट में किसको इन्वेस्ट करें, इसलिए हम लोग लास्ट में जाके क्या किए थे, लेग्रांजियन। एकदम लास्ट में जाके लेग्रांजियन किए थे ना, तो लेग्रांजियन का मतलब क्या है, मतलब उसमें हम लोग जो पूरा फंक्शन बनाए थे, और हम लोग उसमें क्या किए थे, एक लैम्डा कंस्ट्रेंट था, एक म्यू कंस्ट्रेंट था, और दो एसेट है, तीन एसेट है, तो x1 x2 x3। तो 5 बार डिफरेंशिएट करके 5 इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग वाला जो पार्ट है तुम लोग को बुकलेट से देखना नहीं है, तुम लोग को पूरा उसको करना है। करेगा तभी तुम बना पाएगा, नहीं तो तुम नहीं बना पाएगा उसको, तुमको करना पड़ेगा एंड तक उसको सॉल्व। तो टॉपिक वाइज पढ़ेगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, ऐसे कुछ भी मत पढ़ो। जैसे तुम लोग को सेट करना पड़ेगा एमवीपीटी में, मेरे को ये सब देखना था। इसमें हमको और एक चीज जो देखना था कि नंबर ऑफ आइटम्स, तो n वेरिएंस, n मींस, एंड n इंटू n-1/2 कोवेरियंसेस। वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स हम लोग भूल नहीं सकते हैं, जैसे C11, C12, C13 ऐसे करके जो बनाया था, याद है। वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स भूल नहीं सकते हम लोग। इसमें हम लोग क्या किए थे, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू, सब गुल्ला है तुम्हारा, 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। और मिनिमम पॉइंट कैसे निकाले थे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। ऐसे नहीं होगा भाई। अच्छा, और एक बात बताना, अ, अगर अपने को वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकालना है, ठीक है, तो डबल समेशन किए थे, क्या था बताओ, XI XJ CIJ। ठीक है, अच्छा अपने को क्या चाहिए, टारगेट क्या है अपना, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक चुनना। सबसे ज्यादा वेरिएंस लो कब आएगा, व्हेन रो इज -1। ठीक है, इसका आप क्लोज बुक हो गया ना, प्रूविंग आ सकता है, दो तीन प्रूविंग आ सकता है इसमें। पहला प्रूविंग ये आ सकता है कि दूसरे का, मैंने ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पॉइंट वाला, ठीक है, एक मिनट देना मेरे को।
ओके, इसमें एक है, और दूसरा क्या मालूम है क्या, कि जैसे ही हम लोग एक रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा बताओ, बोलना पड़ेगा। रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, द एफिशिएंट फ्रंटियर विल बिकम व्हाट, स्ट्रेट लाइन। इसका प्रूविंग आपके एग्जाम में आ सकता है, फिर तो लैग्रैंजियन है। इसमें और भी तीन चार तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, हम बता रहे हैं। हाउ डू यू चूज एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो, याद आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व्स, छोटा सा बनाए तो इंडिफरेंस कर्व्स अपना ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वहां पर अपना ये ऐसे करके, तो जहां पर होगा वही वाला, ऊपर वाला आना चाहिए होने वाला, नीचे वाला हमको चाहिए नहीं। इसको बोलते हैं टेंजेंसी, चूजिंग एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। इसके बाद में एक जो इसमें और एक इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें दो प्रूविंग था। पहला था, पहला क्या था, इसमें एक तो है जब सारे एसेट्स इंडिपेंडेंट है ना, जब सारे एसेट्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वेर ऑल एसेट्स आर इंडिपेंडेंट द कोवेरियंस बिटवीन देम इज जीरो, ठीक है, बट इन जनरल द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द कोवेरियंस बिटवीन एसेट्स इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और अगर, माने बेसिकली ये लोग ये बोलना चाहता है पॉजिटिव है तो भी इंडिविजुअल वेरिएंस से कम होगा। अगर पॉजिटिव है तो भी, हम लोग का बोलने का मतलब क्या था, कि कोई एसेट होगा जिसका रिटर्न्स ऐसा होगा, कोई एसेट होगा जिसका रिटर्न्स ऐसा होगा, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेगा, मतलब हल्का कम, लेस वोलेटाइल रिटर्न्स मिलेगा, इसलिए लोग पोर्टफोलियो में पैसा लगाते हैं, ठीक है। यही रहा, इसी में क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कौन सा नंबर क्वेश्चन है वो। मैंने नया वाला मैट के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 जो है उसका 5th क्वेश्चन जो है पीछे का, ठीक है भाई, ये वाला तो कर ही लेना, मतलब कुछ करो नहीं करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4.5 जो है, सॉल्विंग में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो सॉल्विंग में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। मैंने सॉल्विंग शुड बी लाइक कि तुम्हारा अगर 10-12 इक्वेशन सॉल्व किया बना तो तुमको दिक्कत नहीं होगा उसमें, सेम सेम तरीके से फटाफट सॉल्व करके निकालना। जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें डेफिनेशन आ सकता है क्योंकि क्लोज बुक हो गया, जैसे मल्टी फैक्टर मॉडल, उसका एक एक एस्पेक्ट को डिफाइन करने बोल सकता है, ठीक है। एक हमने जो किया था ना, जो तुम लोग को समझ में नहीं आया था, जो बोला क्या चल रहा है, वो आएगा एग्जाम में, कि अगर दो कोरिलेटेड फैक्टर्स है उसको कैसे अनकोरिलेटेड बनाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इस चैप्टर का। इसमें तीन टाइप का था, एक था मैक्रो इकोनॉमिक, एक था फंडामेंटल, और एक था स्टेटिस्टिकल, इन तीनों का हल्का हल्का पढ़ के रखना।
मैंने हल्का हल्का नोट्स, मैंने जैसे एक बात बता रहे हैं, जैसे फंडामेंटल में क्या क्या बोलेगा, स्टेट 5 फैक्टर्स ऑन फंडामेंटल फैक्टर मॉडल, तो क्या बोलेगा? जैसे तुम्हारा फंडामेंटल में क्या क्या आता है, लेवल ऑफ गियरिंग आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो आता है, रिसर्च लेवल, डेवलपमेंट स्पेंडिंग, इंडस्ट्री ग्रुप टू विच द कंपनी बिलोंग्स। मैक्रो में हम लोग क्या देखेंगे, जीडीपी, ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, ठीक है। और स्टेटिस्टिकल में क्या था, बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बात किए थे उसमें, ठीक है। ये जो है ना पेज नंबर 7 में जो दिया हुआ है, पेज नंबर 7 में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 का, बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कोरिलेटेड से अनकोरिलेटेड बना रहे हैं। सिंगल इंडेक्स मॉडल इंपॉर्टेंट है। सिंगल इंडेक्स मॉडल का 3 एजम्पशंस है। एक्सपेक्टेशन ऑफ EI इज 0, पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। कोवेरियंस बिटवीन टू एरर टर्म्स इज 0 एंड कोवेरियंस बिटवीन रिटर्न ऑन मार्केट एंड एरर टर्म इज 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे क्या है, 3 तो इक्वेशन दिया हुआ है, 5.1, 5.2 एंड 5.3, पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। जैसे एक दिया हुआ है आपका EI का, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। मटेरियल में दिया हुआ है और कुछ कुछ पीछे दिया हुआ है, EI, VI and CIJ. This is extremely important for your exam. सिंगल इंडेक्स मॉडल में अपने को कितना डेटा पॉइंट्स चाहिए, 3n + 2 डेटा पॉइंट्स। सारा एग्जाम स्टाइल पक्का से कर लेना, एग्जाम स्टाइल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा एग्जाम स्टाइल पक्का से कर लेना। और ये जो एसेट प्राइसिंग मॉडल है, मतलब जो CAPM है, इसमें दो है, एक है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एक है कैपिटल मार्केट लाइन। इसमें एक तुम्हारा क्या है, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए, और एक है एफिशिएंट इनएफिशिएंट सबके लिए। जो कैपिटल मार्केट लाइन है वो क्या है, खाली एफिशिएंट के लिए, और सिक्योरिटी मार्केट लाइन सबके लिए है। सेपरेशन थ्योरम है इसमें, ठीक है। एक इसमें वो है क्वेश्चन है जिसका नाम है जीरो बीटा पोर्टफोलियो। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन जैसे पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक CAPM। तो एक्सटेंशन में जैसे एक तुम्हारा मल्टी पीरियड मॉडल्स है, इसको रीड करना, मॉडल विद टैक्सेस, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है सारा, ठीक है। तो क्या क्या है देख लो। एक है तुम्हारा मल्टी पीरियड मॉडल्स, ठीक है। एक है तुम्हारा मल्टी पीरियड मॉडल्स है, ठीक है। उसके बाद में एक है तुम्हारा मॉडल विद टैक्सेस। एक है तुम्हारा जीरो बीटा मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो बीटा मॉडल में बेसिकली क्या बोलता है, EI इज व्हाट, EZ प्लस EM माइनस EZ इंटू बीटा आई। हम्म। सेपरेशन थ्योरम क्या बोलता है, याद करो थोड़ा, बोलने का ट्राई करो। सेपरेशन थ्योरम क्या बोलता है? सेपरेशन थ्योरम ये बोलता है कि हम लोग को इंडिविजुअल एसेट्स का वेट्स निकालने का दरकार नहीं है। सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स है वो मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएंगे डिपेंडिंग कि उनका कितना कैपेसिटी है। अगर मान लो कोई रिस्क एवर्स होगा
तो वो 80% तुम्हारा रिस्क फ्री में लगाएगा, 20% मार्केट पोर्टफोलियो में लगाएगा। तो जो एमवीपीटी मॉडल है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को वेट्स निकालना पड़ता है, वो यहां पर हम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। ठीक है, इसका पीछे का सारा एग्जाम शेल बना लेना, पोर्टफोलियो थ्री का वो बुकलेट में आओ, मैं थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे इसमें एक क्वेश्चन जो है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2012 का क्वेश्चन 2। इसमें बहुत बार ना बीटा का वैल्यू निकालने बोलता है, बीटा का वैल्यू निकालने बोलता है अलग अलग तरीके से, वो सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पोर्टफोलियो थ्योरी का बुकलेट में उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर स्टूडेंट्स लोग को तो दिक्कत होता ही है इसमें। जैसे ये वाला एक जो क्वेश्चन है, सितंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला एक क्वेश्चन है अप्रैल 2021 का क्वेश्चन नंबर 9। अप्रैल 2021 का क्वेश्चन नंबर 9। फिर उसके बाद में तुम्हारा सितंबर 2019 क्वेश्चन 7। सितंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2018 क्वेश्चन नंबर 11। लैग्रैन्जियन वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सारा देख देख के कर लेना। जैसे देखो एक इसमें मल्टी फैक्टर मॉडल का क्वेश्चन दिया है, सितंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का ना इंस्टीट्यूट का मैट उतना नहीं करके, मैंने जो क्लास में नोट्स करवाया है वो, और ये करना है तुम लोग को, उसके पीछे का बैक क्वेश्चन कर लेना। जैसे ब्राउनियन में इंस्टीट्यूट का जो मैट है ना, उसका बैक क्वेश्चन करना तो तुम लोग का नॉलेज बहुत बढ़ेगा। रिवीजन नोट्स का सारा क्वेश्चन बनाना, एंड जो थ्योरी है तुम्हारा लॉग नॉर्मल मॉडल का, आई गेस दैट इज चैप्टर नंबर 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो एक बार, शायद चैप्टर नंबर 9 में ही होगा। 7 8 दो चैप्टर होगा, फिर चैप्टर नंबर 9 में होगा, है ना? तो चैप्टर नंबर 9 का थ्योरी पूरा उससे पढ़ लेना। सारा एक्स असाइनमेंट करना जरूरी है, वाई असाइनमेंट पूरा करना जरूरी है। डेरिवेटिव्स में भी ना इंस्टीट्यूट का मैट में जो भी था मैंने सारा करा दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। जैसे तुम्हारा जो था, एक चैप्टर था ग्रीक्स का, एक चैप्टर था बेसिक का, और एक तुम्हारा बाइनोमियल का, उसका भी इंस्टीट्यूट का मैट में एज सच कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, एक टॉपिक था कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल्स, तो उसका वीडियो होगा वो पक्का से देखना। ठीक है, सारा बैक क्वेश्चन बनाना जरूरी है,
और उसका पूरा रिवीजन नोट को अच्छे से करना जरूरी है। डेरिवेटिव्स में तो बहुत ज्यादा कराया है, मतलब तो उसका कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को। रन ऑफ और रूइन का मैट नहीं पढ़ना है, बैक क्वेश्चन करना है। रन ऑफ रूइन का तो बैक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रन ऑफ का भी अच्छा है। कुछ भी दिक्कत होगा तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे थर्सडे को, ठीक है? पक्का सब लोग को आना है, तुम लोग आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये वाला अभी पहले ये सब तुम लोग इतना करो, ठीक है? अब अभी तुम लोग क्या करेंगे हम तुम लोग को बताते हैं। जो लोग ऑनलाइन में वो लोग तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग यहाँ आए हैं, तुम लोग अभी पहले ना इसका क्वेश्चन बनाओ, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन बना लिए क्या पूरा? हम्म। तो तुम लोग को क्या दे, रोइन थ्योरी का वीडियो देख लिया है? हाँ, सब लोग देख लिया है? तुम देख ली? हाँ, तो रोइन थ्योरी का क्वेश्चन बना लो, ठीक है? तुमको समझ में आएगा तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रन ऑफ घर पे बना ले, रन ऑफ इजी होगा। रूइन थ्योरी में ये वाला बना लो अभी। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 9 से बना लो, रूइन थ्योरी का, ठीक है? थैंक यू।